Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसरा. स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व किया, उस पर डिफरेंट एक्सरसाइजेज को सॉल्व किया. आज हमारा जो टॉपिक है वो डेफिनेट इंटीग्रल है. मगर डेफिनेट इंटीग्रल को समझने से पहले कुछ जो है वो प्रीवियस हम डिस्कस कर लेते हैं. इंडेफिनेट इंटीग्रल को जब स्टूडेंट्स सॉल्व कर दिया गया तो उसके लिए हमने कुछ फार्मूलाज वगैरह सॉल्व किए और उस इंडेफिनेट इंटीग्रल की हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी. जब इंडेफिनेट इंटीग्रल था तो उसके लिए जस्ट आपको ये बता दिया गया कि यहाँ पर जो आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे ये एंटी डेरिवेटिव है. ठीक है जी. कैसे एंटी डेरिवेटिव? कि अगर आप किसी फंक्शन का वहाँ पर प्रूव भी थे, अगर लेट से आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास कोई फंक्शन है, अगर इस फंक्शन का आप जो है वो डेरिवेटिव परफॉर्म कर रहे हैं तो एफ वाई प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन है तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन हो जाएगा. मगर जब आप इसका इंटीग्रल एवेल्यूएट करेंगे तो इस पर इंटीग्रल अप्लाई कर दें, डी एक्स साथ लगा दें, तो ये ओरिजिनल फिर अगेन आपको फंक्शन वापस मिलेगा. अगर किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव किसी फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, उसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर दें तो आपको ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा. अगर किसी फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म की हुई है, उसका डेरिवेटिव परफॉर्म कर दें, अगेन आपको ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा. ये हमने पढ़ा भी, सॉल्व भी किया, इस पर एक्सरसाइजेज भी सॉल्व की और कुछ फार्मूलाज भी हमने पढ़े कि हमारे पास बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, उसकी एक पावर इंक्रीज़ कर दें, उसी के साथ उसे डिवाइड कर दें, पावर रूल जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा. और फिर इसी तरह एक फार्मूला और पढ़ा कि डिनोमिनेटर का टोटल डेरिवेटिव जो है वो नोमिनेटर में अगर मौजूद हो तो उसको हम नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख देते हैं. अब यहाँ पर प्लस सी भी आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी भी साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा. फिर इसका जब डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया जाएगा तो ये कांस्टेंट जो है वो वापस ज़ीरो हो जाता है, आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है, जो भी फंक्शन हो. तो यहाँ पर अब एंटी डेरिवेटिव से मुराद इंडेफिनेट इंटीग्रल की जस्ट सिंपल एक अगर वन वर्ड डेफिनेशन की जाए तो हमने ये कहा कि ये एंटी डेरिवेटिव है. और एंटी डेरिवेटिव से मुराद कि यहाँ पर अगर किसी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव परफॉर्म करें, ओरिजिनल फंक्शन आपको मिलेगा. अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव परफॉर्म किया हुआ है तो वापस आप उसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, आपको ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा. तो ये हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर दिया और इस पर फिर डिफरेंट एक्सरसाइजेज भी सॉल्व की. आज जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल. अब डेफिनेट इंटीग्रल को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल है क्या. डेफिनेट इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म में आपको मिलेगा. इससे पहले तो आपने जस्ट इंटीग्रल जो देखे वो थे इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपको मिला. मगर अब आप डेफिनेट इंटीग्रल चूँकि सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपको जो इंटीग्रल मिलेगा वो कुछ उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होगी, एफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ए टू बी इंटीग्रल, ए टू बी लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अच्छा, इसको फिर सॉल्व करने के हमारे पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये लिमिट क्या है, कैसे आई है, कैसे इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेथड हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट वन मेथड है हमारे पास वो ये है बाय लिमिट ऑफ सम. और दूसरा जो मेथड है, सेकंड मेथड है स्टूडेंट्स इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का, वो हमारे पास है बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम. बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. ये दो मेथड हैं इसी डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के. सबसे पहले हम लिमिट ऑफ अ सम को देखते हैं स्टूडेंट्स की. लिमिट ऑफ अ सम क्या है? लिमिट आपने इससे पहले भी पढ़ी है. फर्स्ट चैप्टर टोटल आपने लिमिट पे सॉल्व किया, उसकी डिफरेंट फॉर्म देखी, उसके लिए डिफरेंट रूल्स सॉल्व किए, लिमिट कैसे एवेल्यूएट की जाती है, कब एवेल्यूएट होती है, ये सारी चीज़ें आपने फर्स्ट चैप्टर में फंक्शन की लिमिट एवेल्यूएट की है. आज हम यहाँ पर फिर जो है वो लिमिट ऑफ अ सम को देख लेते हैं कि यहाँ से जो डेफिनेट इंटीग्रल है
ये जो है वो लिमिट ऑफ सम से कैसे सॉल्व होगा। असल में जो डेफिनेट इंटीग्रल है ना स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व है कि हम असल में एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं किसी भी कर्व का हम एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कैसे? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से हम इसे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, और फिर इसके सेकंड पार्ट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो कैलकुलस है उसे देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट ऑफ सम है x y, अब ये आपके पास कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ यूँ है y विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ x फंक्शन का ये ग्राफ है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लेट से a है और ये यहाँ तक b है। अब हम ये बात करते हैं ना जब कि इंटीग्रल, हम ये कह रहे होते हैं ना कि इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx, असल में इसका जो आंसर आएगा वो तमाम ये पोर्शन आएगा, इसका पोर्शन का एरिया आएगा। ये जो हम इंटीग्रल ले रहे हैं a टू b f ऑफ x dx, वो असल में इस तमाम पोर्शन का एरिया है, जिसको हम सिंपल अगर डेफिनेशन वन वर्ड डेफिनेशन देखें तो हम ये कह देते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल असल में एरिया अंडर द कर्व है। एरिया अंडर द कर्व से मुराद कि ये जो कर्व के अंडर a टू b लिमिट में ये जो कर्व के अंदर एरिया आ रहा है, ये टोटल एरिया जो है वो इसका आंसर है। अच्छा, फिर डेफिनेट इंटीग्रल में हम यहाँ पर सी भी नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते? वो आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो है वो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से हम प्रूव कर देंगे। अब यहाँ पर लिमिट ऑफ सम ये कहती है कि आप एरिया अंडर द कर्व जो है वो कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर इसको a टू b एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप इसको स्मॉल जो है वो इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दें। जब इसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दें तो एक जो ये आपके पास इंटरवल आएगा, इसकी जो विड्थ होगी वो h होगी। एक जो ये आपके पास इंटरवल है मींस के रेक्टेंगल, स्मॉल रेक्टेंगल्स में आपने इससे डिवाइड कर दिया। अब ये जो एक रेक्टेंगल की विड्थ है ना, ये h है, और ये h आपके पास आएगा विच इज़ इक्वल्स टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n से, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n से आपके पास आएगा। अच्छा, अब ये मींस n से मुराद कि यहाँ पर आपने इसको कितने n सब इंटरवल्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब n सब इंटरवल्स में आपने इसे डिवाइड कर दिया। यहाँ पर सब की जो हाइट है या जो वेट है हमारे पास वो a, फर्स्ट की a जो है वो हमारे पास h है, नेक्स्ट जो आएगा वो a हाइट के साथ a प्लस एच, फिर a प्लस 2h, a प्लस 3h अप टू सॉन a प्लस nh, और उससे प्रीवियस अगर देखी जाएगी तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू h। और जब हम जो है वो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, इस फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो ये लेंथ इंटू विड्थ होगा। अब विड्थ तो हमारे पास h है, जो लेंथ है वो f ऑफ h है, ऐसी है कि नहीं? सॉरी, f ऑफ a है हमारे पास। अब लेंथ इंटू विड्थ, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास होगा h f ऑफ a प्लस, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये a प्लस h एरिया है, तो ये जो इसकी हाइट होगी ये भी f ऑफ a प्लस h होगी, तो यहाँ पर h इंटू एफ ऑफ a प्लस h प्लस अप टू सॉन करते करते जब हम n तक जाएंगे या उससे लास्ट तक, तो ये हमारे पास बनेगा h f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h ये, और अगर लास्ट तक जाएंगे तो h f ऑफ a प्लस n h हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये रेक्टेंगल्स का एरिया बन रहा है। इस रेक्टेंगल के एरिया, ये फर्स्ट वन जो मैंने लिखा, सेकंड रेक्टेंगल के एरिया, थर्ड रेक्टेंगल के एरिया। अब रेक्टेंगल्स तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास बन रही हैं वो कुछ यूँ हैं, ऐसे 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 रेक्टेंगल बनेगी तब इसका टोटल एरिया आएगा। मगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लोज अगर व्यू देखा जाए तो यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर स्मॉल पोर्शन है रेक्टेंगल्स का, ये छोटा छोटा, हर रेक्टेंगल में जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये स्मॉल पोर्शन हमारे पास रहेगा। ये जो स्मॉल पोर्शन है ये फिर भी रहेगा, मगर हमने तो टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो फाइंड करना है। तो ये कब कम होगा कि जब आप इन रेक्टेंगल्स की ये जो h है, ये जो साइज़ है, ये कम करते जाएं।
इतना कम कर दें, इतना कम कर दें कि ये साइज़ बिल्कुल कम हो जाए। ये जो छोटा सा पोर्शन आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये पोर्शन इंतहाई कम हो जाए। इस साइज़ को इतना कम कर दें। तो इस साइज़ को कम करने के लिए फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस साइज़ को कम करने के लिए फिर आप लिमिट लगा देंगे। और लिमिट क्या है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इस पोर्शन को, इस स्मॉल जो पोर्शन आपके पास बन रहा है स्टूडेंट्स, इस पोर्शन को इतना कम कर दें, इसका साइज़ मीन्स कि h अप्रोचेस टू 0 से मुराद कि इसका साइज़ इतना कम कर दें कि ये आपके पास जो है वो क्या हो जाए कि हमारे पास ये साइज़ रिड्यूस हो गए, तो हम एग्जैक्टली जो एरिया अंडर द कर्व है हम कैलकुलेट कर दें। और यही जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1 और इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, यही असल में हमारे पास एरिया है और यही एरिया अंडर द कर्व और यही हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इसका जो सेकंड मेथड है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कैसे जो है वो सॉल्व कर दिया जाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल का जो है वो कैलकुलस। अब उसके लिए जो सिंपल बीफ जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, उसके लिए ये कह रहा है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ये इंटीग्रल है आपके पास स्टूडेंट्स, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसके लिए आप सबसे पहले इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो परफॉर्म कर दें। क्या फॉर्म करें इसकी? इनडेफिनेट इंटीग्रल इसके लिए सॉल्व कर दें। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर दें तो क्या होगा, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और साथ चूंकि लिमिट है तो लिमिट आएगी ए टू बी, लिमिट लगा दी साथ ए टू बी। अब यहाँ पर ये इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल आपने, ये सेकंड मेथड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, वो ये कह रहा है कि आप ए टू बी लिमिट जाएं एफ ऑफ एक्स डी एक्स की, उसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस सी ए टू बी आप लिमिट एवेल्यूएट कर दें। अब यहाँ पर लिमिट लगाएं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ बी, ठीक है जी, प्लस सी माइनस लोअर लिमिट लगा दें, लोअर लिमिट लगाई तो एफ ऑफ ए और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी, तो ये कैंसिल सी, तो आपके पास जस्ट फॉर्म बनी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो यहाँ पर अब जो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है स्टूडेंट्स, उसमें सी जो है वो नहीं आ रहा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो कैंसिल हो जाता है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ये कह रहा है कि आप सबसे पहले उस फंक्शन का इंडेफिनेट इंटीग्रल परफॉर्म करें और इंडेफिनेट इंटीग्रल परफॉर्म करने के बाद उस पर लिमिट एवेल्यूएट कर दें। अब जब लिमिट एवेल्यूएट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इससे जो आंसर आएगा ना, ये भी असल में वही एरिया अंडर द कर्व है, ये भी वही एरिया है जो आपने प्रीवियस लिमिट ऑफ असम से सॉल्व किया, ये भी वही एरिया अंडर द कर्व है। मैं एक मरतबा फिर जो है वो रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल अगर वन वर्ड डेफिनेशन कर दी जाए तो वन वर्ड डेफिनेशन ये कह रही है कि ये एरिया अंडर द कर्व है। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है, बाय लिमिट ऑफ असम, बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब बाय लिमिट ऑफ असम को सॉल्व करने के लिए हमने ग्राफिकल जो है वो कुछ फॉर्म सॉल्व की। मैंने ये कहा कि ए टू बी आप लिमिट किसी फंक्शन वाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, लिमिट आपने साथ लगा दी ए टू बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको स्मॉल रेक्टेंगल्स में, एन रेक्टेंगल्स में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। एच विच इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, हाइट जो है या वेट जो है वो आप बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन कंसिडर करें। स्मॉल रेक्टेंगल्स में आपने इसे डिवाइड कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल एरिया अंडर द कर्व, यही हमारा आंसर है, यही हमारी जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जब स्मॉल रेक्टेंगल्स में सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वन जो आएगा आपके पास ए एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस टू एच अप टू सो ऑन। जो लास्ट वन देखेंगे एफ एच एफ ऑफ ए प्लस एन एच या एफ ऑफ ए प्लस उससे प्रीवियस एन माइनस वन इंटू एच। तो यहाँ पर एन माइनस वन इंटू एच, ये तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया आपने कैलकुलेट कर दिया स्टूडेंट्स। जब रेक्टेंगल का एरिया तो कैलकुलेट कर दिया, मगर स्टिल जो फॉर्म बची हमारे पास वो ये बच रही थी कि ये ऊपर रेक्टेंगल्स के ऊपर छोटा छोटा स्मॉल ये पोर्शन जो है वो बच रहा था। इस पोर्शन को कम करने के लिए हमने ये देखा कि हम अब इस रेक्टेंगल की हाइट को कम कर दें,
इतना कम कर दें कि ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, उसके लिए हमने लिमिट लगा दी, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। जब इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे यही एरिया है और ये a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारे पास इंटीग्रल है। और फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्या सीखा, नेक्स्ट हमारे पास था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कह रहे हैं कि a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस सी मीन्स कि उसका इंडेफिनेट इंटीग्रल परफॉर्म कर दें a टू b और फिर उस पर लिमिट वैल्यूएट कर दें। आपने देखा कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो कैंसिल आउट हो गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जस्ट बचा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि आपने इन दोनों डेफिनेशंस को दोबारा जो है वो लिखना है, दोनों डेफिनेशंस को, और इससे रिलेटेड एक एक एग्जांपल है वो आपने एग्जांपल सॉल्व करनी है। और इस एग्जांपल को सॉल्व करते हुए आपने साथ जो है वो ये डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन भी और इनडेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन भी टोटल दोबारा सॉल्व करनी है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी जगह पर मसला हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल पे।